आज का हमारा विषय है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित विषयों का मानचित्र और चित्रों की सहायता से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं खनिज किन्हें कहा जाता है। खनिज धरातल अथवा भूगर्भ से खोदकर निकाले जाने वाले पदार्थ होते हैं, यानी कि खनिज जमीन के अंदर पाए जाते हैं। उनको खोदकर या जमीन के ऊपर से खुरचकर निकाला जाता है। खनिजों का निश्चित रासायनिक संयोजन व भौतिक विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक खनिज एक दूसरे खनिज से संरचना में, बनावट में और गुणों में अलग होता है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत, जिसको हम भूपर्पटी बोलते हैं, विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। यानी कि हमारी पृथ्वी जो अलग अलग परतों के रूप में है, उसकी जो सबसे ऊपर वाली परत है, जिसको हम भूपर्पटी बोलते हैं, उसका निर्माण बहुत सारे खनिजों से निर्मित चट्टानों से हुआ है। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती हैं। खनिज कच्चे रूप में जमीन के अंदर मिलते हैं और फिर उनको शुद्ध करके धातु में परिवर्तित किया जाता है और उसके बाद हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उस खनिज से अनेकों वस्तुओं का निर्माण करते हैं। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग हैं। लगभग हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज, सभी खनिजों से बने हैं। यानी कि हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं, उनमें किसी न किसी रूप में किसी न किसी खनिज का इस्तेमाल जरूर हुआ है। रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार और मशीन, ये सभी खनिजों से बने हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होते हैं। इन वस्तुओं का निर्माण भी खनिजों से हुआ है और इनको जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वो ऊर्जा भी किसी न किसी अलग अलग प्रकार के ऊर्जा संसाधन से प्राप्त होती है। यहाँ तक कि खनिज भोजन में भी होते हैं, जिसे हम खाते हैं। जैसे हरी सब्जियां, जैसे पालक इत्यादि जो सब्जियां होती हैं, उनके अंदर आयरन, लोह की मात्रा होती है। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्था में अपनी आजीविका तथा सजावट, त्योहार व धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। इस पृथ्वी पर जब से मनुष्य आया है, किसी न किसी रूप में वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खनिजों का इस्तेमाल करता रहा है। खनिज संसाधनों के प्रकार। मुख्य रूप से खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज को फिर आगे लोह युक्त धात्विक खनिज और अलोह युक्त धात्विक खनिज में विभाजित किया जाता है। जिस धात्विक खनिज में लोहे के अंश होते हैं, वो लोह युक्त धात्विक खनिज कहलाते हैं और जिन धात्विक खनिजों के अंदर लोहे के अंश नहीं होते, वो अलोह युक्त धात्विक खनिज कहलाते हैं। लौह अयस्क और मैग्नीज लौह खनिज के उदाहरण हैं। बॉक्साइट, तांबा, सोना, सीसा तथा जस्ता और क्रोमाइट ये अलोह युक्त धात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। अधात्विक खनिज फिर से दो भागों में बांटे गए, एक ऊर्जा संसाधन और अन्य अधात्विक खनिजों के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। ऊर्जा संसाधन में कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आते हैं और अन्य अधात्विक खनिजों में अभ्रक, चूने का पत्थर, डोलामाइट, फास्फेट इत्यादि खनिज आते हैं। अब हम इन खनिजों का विस्तृत रूप में वर्णन करेंगे। भारत में खनिज संसाधनों का भूगर्भिक वितरण। सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण हेतु
अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनिज प्राय निम्न शैल समूहों से प्राप्त होते हैं। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रोह में मिलते हैं। इनका निर्माण अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा हैं। अवसादी चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में खनिजों का निर्माण क्षितिज परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम होता है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के खनिजों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। जिप्सम, पोटास, नमक, सोडियम विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। धरातलीय चट्टानों के अपघटन से भी खनिजों का निर्माण होता है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार से हुआ है। पहाड़ियों, आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। इन्हें प्लेसर निक्षेप के नाम से जाना जाता है। इन खनिजों में सोना, चांदी, टीन व प्लेटिनम प्रमुख हैं। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, जैसे नमक, मैग्नीशियम इत्यादि। भारत में खनिज संसाधनों का भौगोलिक वितरण। भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाए जाते हैं। कोयले का 97% भाग दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है। पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार असम, गुजरात तथा मुंबई हाई अर्थात अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नई आरक्षित क्षेत्र कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी बेसिनों में पाए गए हैं। अधिकांश प्रमुख खनिज मंगलोर से कानपुर को जोड़ने वाली एक कल्पित रेखा के पूर्व में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से आपको मानचित्र में एक ब्लू कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है, मंगलोर से कानपुर तक ये लाइन एक कल्पित आप मान सकते हैं। इससे पूर्वी दिशा में ये जो रेड एरो दिखाई दिया आपको, पूर्वी दिशा की तरफ ज़्यादातर भारत में खनिज पाए जाते हैं। भारत में खनिज मुख्यतः 3 विस्तृत पेटियों में केंद्रित हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहली है उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। इसके अंतर्गत छोटा नागपुर, जो कि झारखंड राज्य में, ओडिशा के पठार, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं। कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट व अभ्रक इस पेटी के प्रमुख खनिज हैं। दक्षिणी पश्चिमी पठार प्रदेश। यह पट्टी कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और केरल तक विस्तृत है। लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट तथा चूना पत्थर प्रमुख खनिज हैं इस पट्टी के। फिर है उत्तर पश्चिमी पठार प्रदेश। यह पट्टी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है। तांबा, जिंक, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, डोलोमाइट, चूना पत्थर इस पट्टी के प्रमुख खनिज हैं। इसके अलावा एक हिमालयी पट्टी है जो हिमालय पर्वत के आसपास के क्षेत्र में है, जहाँ पर तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट इत्यादि खनिज पाए जाते हैं। अब हम भारत के प्रमुख धात्विक खनिजों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम लौह अयस्क के बारे में पढ़ेंगे। इस चित्र में देखें, कच्चे रूप में लोहा इस तरह से चट्टानों में पाया जाता है। लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है।
किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए लोहा आवश्यक बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से लोहा इस्पात का निर्माण होता है और लोहा इस्पात का प्रयोग अनेकों उद्योगों में देश की तरक्की के लिए लोहा इस्पात का प्रयोग किया जाता है। लोहांश की मात्रा के आधार पर लोहा आवश्यक 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि कच्चा लोहा 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले मैग्नेटाइट, यह काले रंग का सर्वोत्तम किस्म का लोह आवश्यक होता है, जिसमें लोहांश की मात्रा 72% तक होती है। यानी कि जो चट्टानों से जब हम कच्चा लोहा निकालते हैं तो उसके अंदर से 72% तक लोहे की मात्रा मिलती है। उस कच्चे लोहे को मैग्नेटाइट नाम से जाना जाता है। इसमें चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी है। दूसरा है हेमेटाइट, इसमें लोहांश धातु का अंश 60 से 70% तक होता है। इसका उद्योगों में अधिकतम उपयोग होता है। यह लाल व भूरे रंग का होता है। लिमोनाइट, इसमें लोहांश धातु का अंश 40 से 60% तक होता है। यह पीले और बादामी रंग का होता है। सीडेराइट, इसमें लोहांश धातु का अंश 48% तक होता है। यह भूरा अथवा राख के समान इसका जो रंग है वो होता है। भारत में लौह आवश्यक का वितरण, ये भारत के लौह आवश्यक क्षेत्र हैं। पहला है ओडिशा झारखंड पेटी, ये मानचित्र में देखें जहाँ पर 1 नंबर डाल रखा है। दूसरा है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। तीसरा है बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुरू पेटी। और चौथा है महाराष्ट्र गोवा पेटी। इन क्षेत्रों में भारत में कच्चा जो लोहा है उसके भंडार पाए जाते हैं। मैग्नीज, लौह आवश्यक के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और इसका उपयोग लोहा इस्पात विनिर्माण, ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में किया जाता है। मैग्नीज लोहा आवश्यक के साथ मिलकर जब उसका लोहा इस्पात बनाया जाता है तो उसमें एक मिश्र धातु के रूप में कार्य करती है। भारत में मैग्नीज ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, झारखंड इत्यादि राज्यों में पाई जाती है। बॉक्साइट, अब हम अलोहयुक्त धात्विक खनिजों के बारे में पढ़ेंगे जिनके अंदर लोहे के अंश नहीं पाए जाते, जिनमें सबसे प्रमुख है बॉक्साइट। बॉक्साइट एक आवश्यक है जिसका प्रयोग एल्युमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे की शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का व सुचालक भी होता है और इसमें अत्यधिक लचीलापन होता है, यानी कि लचीलेपन का अर्थ है इसको आप किसी भी रूप में डाल सकते हैं। भारत में ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और गुजरात अन्य राज्य हैं जहां पर बॉक्साइट मिलता है। तांबा, बिजली की मोटरें, ट्रांसफार्मर तथा जनरेटर्स आदि बनाने तथा विद्युत उद्योगों के लिए तांबा एक आवश्यक धातु है। आभूषणों को मजबूती प्रदान करने के लिए इसे स्वर्ण के साथ भी मिलाया जाता है। भारत में तांबा राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। सोना, सोने का उपयोग आभूषण तथा दवाइयां बनाने में किया जाता है। आधुनिक काल में यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में भी प्रयुक्त होता है। भारत में झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल इन राज्यों में सोना पाया जाता है। सीसा तथा जस्ता, भारत में
सीसा तथा जस्ता राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मेघालय, सिक्किम राज्यों में पाया जाता है। क्रोमाइट। क्रोमाइट का उपयोग धातु शोधन यानी कि धातुओं को शुद्ध करने में, तापरोधी कार्यों तथा रासायनिक उद्योगों में किया जाता है और भारत में क्रोमाइट उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड राज्यों में पाया जाता है। अधात्विक खनिज। सबसे पहले अब्रक। अब्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में किया जाता है। अब्रक पारदर्शी, काले, लाल, हरे, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में अब्रक पाया जाता है। चूने का पत्थर। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लोह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। भारत में चूना पत्थर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। डोलोमाइट। डोलोमाइट का उपयोग लोहा व इस्पात को शुद्ध करने तथा थोड़ी मात्रा में सीमेंट के कारखानों में होता है। भारत में डोलोमाइट झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। फास्फेट। फास्फेट राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधनों के बारे में और विशेष तौर पर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं। ऊर्जा की आवश्यकता कृषि, उद्योग, परिवहन तथा अर्थव्यवस्था के अन्य खंडों में होती है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा परमाणु ऊर्जा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ये स्रोत समाप्य संसाधन हैं, यानी कि जितने भी ऊर्जा के स्रोत हम ऊपर पढ़े हैं ये एक ना एक टाइम के बाद, प्रयोग होने के बाद समाप्त हो जाते हैं। इनको हम दोबारा से प्रयोग नहीं कर सकते। इनमें सबसे पहले आता है कोयला। कोयला एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका मुख्य प्रयोग ताप विद्युत उत्पादन यानी कि बिजली बनाने के लिए तथा लौह अयस्क के प्रगलन के लिए किया जाता है। कच्चे लोहे को जब हम इस्पात में बदलते हैं तो उसे लौह अयस्क प्रगलन कहा जाता है। तो उसको ऊर्जा देने के लिए उन भट्टियों को चलाने के लिए कोयले का प्रयोग किया जाता है। कोयले का निर्माण। कोयले का निर्माण पेड़ पौधों के लाखों वर्षों तक जमीन के नीचे संपीड़न से हुआ है। लाखों वर्षों तक पेड़ पौधे जमीन के नीचे दब के धीरे धीरे वो जो लकड़ी है पेड़ों की वो रासायनिक क्रिया के द्वारा कोयले के रूप में परिवर्तित हुई है और उससे कोयले का निर्माण हुआ है। इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयले के 4 प्रकार हैं। पहला है एंथ्रेसाइट। यह सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 94 से 98% तक पाई जाती है। जिस कोयले के अंदर जितनी ज़्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाएगी वो कोयला उतना ही उत्तम किस्म का होता है। दूसरा है बिटुमिनस। इसमें कार्बन की मात्रा 78 से 86% तक पाई जाती है। इस प्रकार के कोयले का उपयोग भाप तथा विद्युत संचालित ऊर्जा के इंजनों में होता है। जैसे पहले रेल के भाप के इंजन होते थे उसमें इस प्रकार के कोयले का प्रयोग किया जाता था। लिग्नाइट। यह कोयला भूरे रंग का होता है। कार्बन की मात्रा इसमें 28 से 30% तक होती है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो ताप विद्युत ग्रह होते हैं जहाँ कोयले से बिजली बनाई जाती है वहाँ पर इस लिग्नाइट प्रकार के कोयले का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पीट। यह कोयले के निर्माण से पहले की अवस्था है, यानी कि बिल्कुल जब कोयला शुरुआती अवस्था में होता है निर्माण की, उस अवस्था में जो कोयला होता है उसको पीट के नाम से जाना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 27% से भी कम होती है।
इस कारण से इस कोयले के जलाने से राख ज़्यादा पैदा होती है। यह कोयला स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक हानिकारक होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कोयले का वितरण। भारत में कोयला कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। सबसे पहले गोंडवाना कोयला क्षेत्र, जिसके अंतर्गत दामोदर घाटी झारखंड पश्चिम बंगाल, सोन घाटी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, महानदी घाटी छत्तीसगढ़ ओडिशा, गोदावरी घाटी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। फिर है टर्सरी कोयला क्षेत्र, असम अरुणाचल प्रदेश मेघालय नागालैंड पांडिचेरी गुजरात और जम्मू कश्मीर इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे भारत में प्रमुख कोयला खानों के बारे में। ये मानचित्र में देखें आप, सिंगरौली, बोकारो, झारिया, रानीगंज, कोरबा, तलचर, सिंगरैनी, नेवेली, नजीरा, ये भारत की प्रमुख कोयला खाने हैं जहां से कोयले को जमीन के अंदर से निकाला जाता है। खनिज तेल। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। यह मोटर वाहनों, रेलवे तथा वायुयानों के अंतर्दहन ईंधन के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इसके अनेक सह उत्पाद पेट्रो रसायन उद्योगों जैसे कि उर्वरक, कृत्रिम रेशे, दवाइयाँ, वैसलीन, स्नेहक, मोम, साबुन तथा अन्य सौंदर्य सामग्री में परिक्रमित किए जाते हैं। यानी कि खनिज तेल हमें पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल ये तो प्रदान करता ही है। जब हम इसको शुद्ध करते हैं तेल परिशोधनशाला में, तो इससे बहुत सारे ऐसे और भी उत्पाद निकलते हैं जो अन्य पेट्रो रसायन उद्योगों में इस्तेमाल किए जाते हैं। वितरण। सबसे पहले असम। 1890 में डिगबोई असम क्षेत्र में तेल मिला। ये मानचित्र को देखें आप, यहाँ पर नहर काटिया, मोरान और अन्य तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत के कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 16% भाग असम से प्राप्त होता है। फिर है मुंबई हाई। मुंबई हाई मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर अपतटीय क्षेत्र में स्थित है। यानी कि अरब सागर में समुद्र के अंदर ये तेल क्षेत्र है, जिसे 1973 में खोजा गया था और 1976 में यहाँ पर उत्पादन शुरू हो गया था। भारत के कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 63% भाग मुंबई हाई से ही प्राप्त होता है। गुजरात। अंकलेश्वर, कालोल, मेहसाणा, नवागाम, कोसांबा तथा लुनेज गुजरात के तेल क्षेत्र हैं। भारत के कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 18% भाग गुजरात से प्राप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे तेल शोधनशालाओं के बारे में, क्योंकि जमीन के अंदर से कच्चा तेल जो निकाला जाता है उसको डायरेक्ट रूप में ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, उसको पहले शुद्ध किया जाता है। और जहाँ पर कच्चा तेल शुद्ध होता है, खनिज तेल को शुद्ध किया जाता है, उस जगह को तेल शोधनशाला कहा जाता है। कूपों से निकाला गया तेल अपरिष्कृत तथा अनेक अशुद्धियों से परिपूर्ण होता है। इसे सीधे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, इसे शोधित या शुद्ध किए जाने की आवश्यकता होती है। तेल शोधनशालाएं संश्लित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम भी करती हैं, क्योंकि यहाँ पर जब तेल को शुद्ध किया जाता है तो उससे अनेक प्रकार के उत्पाद और प्राप्त होते हैं जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। भारत में 2 प्रकार के तेल शोधनशालाएं हैं। पहली क्षेत्र आधारित, यानी कि जहाँ पर तेल के कुएं हैं वहीं पर तेल शोधनशाला लगा दी जाती है। जैसे मानचित्र में देखें आप, डिगबोई तेल शोधन कारखाना क्षेत्र आधारित है। दूसरी है बाजार आधारित, यानी कि वो तेल कूपों से दूर बाजार के नज़दीक लगाई जाती हैं
और कच्चे तेल को पाइपों के द्वारा इन तेल शोधनशालाओं तक पहुंचाया जाता है। इसमें सबसे प्रमुख है बैरोनी तेल शोधन कारखाना जो बाजार आधारित है। इसको आप मानचित्र में देखें। भारत के अन्य तेल शोधनशालाएं अब आप मानचित्र में देखें, मंगलुरु, कोच्चि, नागापट्टिनम, चेन्नई, तातीपाका, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, जामनगर, कोयली, बठिंडा, पानीपत, मथुरा, बीना, बांगईगांव, गुवाहाटी, नुमालीगढ़, ये भारत की प्रमुख तेल शोधनशालाएं हैं। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक गैस के बारे में। आप इस चित्र को देखिए। इस चित्र में दिखा रखा है कि किस प्रकार से जमीन के अंदर से प्राकृतिक गैस को निकाला जाता है। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो खनिज तेल के साथ अथवा अलग भी पाई जाती है। यानी कि प्राकृतिक गैस जहाँ पर खनिज तेल के भंडार होते हैं वहाँ भी पाई जाती है और अलग से भी पाई जाती है। इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन उद्योग के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेट्रो रसायन उद्योग उन उद्योगों को बोलते हैं जिनको कच्चा माल खनिज तेल या प्राकृतिक गैस से प्राप्त होता है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको GAIL के नाम से जाना जाता है, की स्थापना 1984 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन एवं विपणन के लिए की गई थी। वितरण। भारत में प्राकृतिक गैस के क्षेत्र तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, मुंबई हाई और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भारत के वो क्षेत्र हैं जहां पर गैस के प्राकृतिक गैस के जमीन के अंदर भंडार हैं। HVJ पाइपलाइन, यह पाइपलाइन 1700 किलोमीटर लंबी है जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन के नाम से जानी जाती है। यह पाइपलाइन मुंबई हाई और बसीन को पश्चिमी व उत्तर भारत के उर्वरक, विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। ये सारे नगर हैं जो HVJ पाइपलाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब इस पाइपलाइन को जगदीशपुर से आगे गुरुग्राम और सोनीपत तक भी बढ़ाया गया है। CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसको बोला जाता है। हिंदी में हम इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं। यह गाड़ियों में तरल ईंधन के रूप में आज के समय में बहुत प्रचलित है। इसका प्रयोग किया जा रहा है। विद्युत हमें कई प्रकार से प्राप्त होती है। जल, ताप, नाभिकीय ऊर्जा। जल विद्युत, प्रवाही जल से हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जैसे भाखड़ा नांगल दामोदर घाटी परियोजना। जल विद्युत के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए और भारत में कहाँ कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए ऊपर आई में टॉपिक दिया गया है। इसको आप क्लिक करें और मानचित्र सहित इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें। दूसरी है ताप विद्युत। ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। तीसरी है नाभिकीय ऊर्जा। यह एक नवीनतम ऊर्जा का निर्माण का स्रोत है। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में यूरेनियम तथा थोरियम खनिज का प्रयोग किया जाता है। आप मानचित्र को भी साथ में देखते रहें। इस मानचित्र में भारत के ताप ऊर्जा संयंत्र गोल ब्लैक राउंड से हैं और एक रेड ट्रायंगल से भारत के नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र दिखाए गए हैं। यूरेनियम आवश्यक राजस्थान के उदयपुर, अलवर, झुंझुनू जिलों,
मध्य प्रदेश के दुर्ग, महाराष्ट्र के भंडारा जिले तथा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पाया जाता है। थोरियम मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्र की पुलीन यानी कि समुद्र का जो बीच होता है उसकी बालू में मोनोजाइट और इल्पेनाइट से प्राप्त किया जाता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तथा उड़ीसा में महानदी के डेल्टा में भी थोरियम पाया जाता है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी और इस दिशा में प्रगति 1954 में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना के बाद हुई, जिसे बाद में 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में पुनः नामित किया गया। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत, जिनका पुराने समय से इस्तेमाल नहीं होता रहा, अब धीरे धीरे इनका इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिसमें सबसे प्रमुख है सौर ऊर्जा। फोटोवोल्टाइक सेलों द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परावर्तित किया जाता है, जिसे सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। ऐसी प्लेटें होती हैं जो सूर्य की ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित कर देती हैं, उनको हम फोटोवोल्टाइक सेल बोलते हैं। यह ऊर्जा पर्यावरण अनुकूल तथा निर्माण में भी आसान है। भारत के पश्चिमी भागों गुजरात व राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावनाएं हैं। पवन ऊर्जा। पवन की गतिक ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। भारत में पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हैं। फिर है ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा। महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। सकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वार बनाकर बांध बनाए जाते हैं। जब उच्च ज्वार आता है तो इस सकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर लिया जाता है। ज्वार उतरने पर बांध के पानी को पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। इससे टरबाइन घूमती है और विद्युत का निर्माण होता है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित हैं। भूतापीय ऊर्जा। अब आप इस चित्र को देखें। इस चित्र में दिखा रखा है कि नीचे से गर्म पानी आ रहा है, उससे भाप का निर्माण हो रहा है और भाप के निर्माण से टरबाइन चल रही है और उस टरबाइन से विद्युत का उत्पादन हो रहा है। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी गर्म होती जाती है, जहां भूतापीय प्रवणता अधिक होती है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त या गर्म हो जाता है। यह इतना तप्त हो जाता है कि यह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है तो यह भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के निकट पार्वती घाटी तथा लद्दाख में पूगा घाटी। फिर है जैव ऊर्जा, जिसको हम बायोगैस के नाम से भी जानते हैं। इस चित्र को देखें आप। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। पशुओं का गोबर
प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। इससे किसानों को ऊर्जा के साथ साथ उन्नत प्रकार का उर्वरक भी प्राप्त होता है, जो कि एक ऑर्गेनिक रूप से ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देता है। नगरपालिका कचरे को ऊर्जा में बदलने वाली एक परियोजना नई दिल्ली के ओखला क्षेत्र में भी बनाई गई है। अब हम पढ़ेंगे खनिज तथा ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। संसाधन उपयोग के परंपरागत तरीकों के परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में अपशिष्ट के साथ साथ अन्य पर्यावरणीय समस्याएं भी पैदा होती हैं। सतत पोषणीय विकास भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण का आह्वान करता है। यानी कि सतत पोषणीय विकास ये कहता है कि हम ऐसा विकास करें जो आज की जो जनरेशन है इसका विकास भी हो और आने वाली पीढ़ियां भी उस विकास का फ़ायदा उठाएं और वो भी अपना निर्बाध गति से विकास करती रहें। उस प्रकार के विकास को, बिना प्रकृति के नुकसान पहुंचाए गए विकास को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। और संसाधनों के संरक्षण के लिए भी इसी प्रकार का विकास करना आवश्यक है। संसाधनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन, तरंग, भूतापीय आदि जो ऊर्जा हैं, जो कि असमाप्य स्रोत हैं, बिना समाप्त होने वाले स्रोत हैं, उनका प्रयोग ऊर्जा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, जिससे ऊर्जा संसाधनों का जो ऊर्जा के जो परंपरागत संसाधन हैं जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, उनका संरक्षण हो सके। छाजक धातुएं जिनको हम स्क्रैप बोलते हैं, स्क्रैप जो किसी धातु से, किसी इस्पात से जब हम कोई सामान बनाते हैं तो उसके बाद उसके टुकड़े रह जाते हैं, उनको हम स्क्रैप बोलते हैं। उनका पुनर्चक्रण किया जाए, उनको दोबारा से पिघलाकर उनसे पुनः धातु बनाए जाए। इस प्रकार से अगर उन स्क्रैप का प्रयोग करके धातु बनाई जाएगी तो भी जो नए प्रकार के नई धातु, नई खनिजों का इस्तेमाल कम होगा, जिससे खनिजों का संरक्षण हो सकेगा। जिन धातुओं के अपर्याप्त भंडार हैं उनके लिए प्रतिस्थापनों का उपयोग उनकी खपत को घटा सकता है। यानी कि जो धातुएं कम मात्रा में भारत में पाई जाती हैं तो उनका प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूट, कुछ इस तरह की और धातुओं की खोज की जाए जो उनके उपयोग को कम करवा सकें, जिससे जो कम मात्रा में हमारे यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं उनका संरक्षण हो सके। निर्यात को घटाकर वर्तमान आरक्षित भंडारों का लंबे समय तक प्रयोग किया जा सकता है। हम ज़्यादा मात्रा में जो खनिजों का दूसरे देशों में निर्यात करते हैं उसके ऊपर रोक लगा के हमारे देश के खनिजों को ज़्यादा समय तक हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ और इस चैप्टर के कुछ मुख्य पॉइंट्स जिनको आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन और आंसर के रूप में लिखेंगे वो ये हैं। खनिज का अर्थ और महत्व क्या है, खनिज संसाधनों के प्रकार कौन कौन से हैं, भारत में खनिज संसाधनों का भूगर्भिक वितरण, भारत में खनिज संसाधनों का भौगोलिक वितरण बताइए मानचित्र की सहायता से, धात्विक खनिज किन्हें कहा जाता है, धात्विक खनिज में लौह खनिज क्या होते हैं उनके उदाहरण बताइए, अलोह खनिज किन्हें कहा जाता है उनके उदाहरण बताइए, अधात्विक खनिज किन्हें कहा जाता है, अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं, भारत में ये खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ऊर्जा संसाधन किन्हें कहा जाता है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, विद्युत, अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय या तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, खनिज तथा ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, ये हमारे कुछ मुख्य क्वेश्चन हैं। तो नीचे दिए गए लिंक में क्विज मिलेगी आपको, उस क्विज के लिंक पे क्लिक करके आप अपने क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं और अपना तुरंत स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए धन्यवाद और इसी प्रकार की अन्य वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।